हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। बहुत आसान है। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था, एक अंदाजा दे दिया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है। भैया ये पेन है, इस पेन को हम कहीं से भी इस उंगली पे नहीं रोक सकते हैं, लेकिन यहां से रोक सकते हैं भैया। तो जब हम यहां से रोक पा रहे हैं, क्यों रोक पा रहे हैं? क्योंकि इसका जो पूरा द्रव्यमान है वो यहां पर केंद्रित है, यहां पर इसका सेंटर है मेरे भाई। तो जब भी कभी कोई वस्तु होती है, कोई पिंड होता है, कोई बॉडी होती है, तो उसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। बात खत्म है। इतना ही आसान है, यही हमने लिख दिया। क्या लिखा? किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट, किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होता है, यानी जिस पर उसका जितना भी द्रव्यमान है वो केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है, उस सिस्टम का बॉडी या सेंटर ऑफ, उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। देखो भैया, जितने भी टॉपिक हम यहां पे लेके आएंगे, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो, 100 वीडियो, जितना बना पाएंगे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझो कि भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या है? सेंटर, जैसे पिछले में हमने आपको बताया था रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस मतलब समानित करेंगे, मिलाएंगे, तो उसमें हमने M1 M2 को मिला दिया था। ऐसे ही ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है, यानी इसमें केंद्रित वाला द्रव्यमान निकालेंगे जहां से वस्तु केंद्रित हो सके, रुक सके मेरे भाई। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है। माना कोई सिस्टम है, अब हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, हम तो कहेंगे आप प्लेलिस्ट लाइन से देखो, हमने आपको बताया था कि अगर भाई कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, M1 होगा, M2 होगा, M3 होगा, उनके पोजीशन वेक्टर R1 होंगे, R2 होंगे, R3 होंगे, ऐसे बहुत सारे पोजीशन वेक्टर होंगे। क्योंकि किसी भी इवेंट को, किसी भी बॉडी को समझाने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए ही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था? सर जी आपसे मिलने आना है, तो मिलने आना, हम अब कोई चीज मत बताना, लेकिन आपके पास पहुंच जाए। नहीं पहुंच सकता, हमको बताना पड़ेगा ना, पक्का तालाब है, या यहाँ पे पीछे शिव मंदिर है, यहाँ इधर पीछे एक धर्मशाला है, ये कुछ भी बताना ही पड़ेगा ना। तो जिसका सहारा आप ले रहे हो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसीलिए हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। यहाँ x मानते थे, यहाँ y, यहाँ पे 0,0 मान लेते थे, और यहीं से पार्टिकल मान लिया, M1 मान लिया, M2 मान लिया, जो भी है मेरे भाई, दूरी ऐसे करके दिखाया करते थे। तो हमने माना कि जो पार्टिकल हम ले रहे हैं, जिसका सेंटर ऑफ मास हमें निकाल, मान ले इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे इस बॉडी के अंदर। तो हमने माना कि वो जो पार्टिकल हैं, माना कोई सिस्टम जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, अब बहुत सारे पार्टिकल्स, तो उनके कुछ द्रव्यमान होंगे, मासेस होंगे, तो जिनके मासेस क्या है? M1 है, M2 है, M3 है, इस तरीके से हैं, और उनके पोजीशन वेक्टर भी होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर ये 0 है तो भैया अगर ये M1 है तो इसका पोजीशन क्या होगा? R1। अगर ये M2 है तो इसका पोजीशन क्या होगा? R2। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो पोजीशन वेक्टर्स के क्या मान ले? R1, R2, R3 हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास का मतलब वो पॉइंट जहां पर सारे का सारा द्रव्यमान केंद्रित होगा। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एक बना के दिखाया था कि मान लेना ये M1 है, ये M2 है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा? यहां कहीं बीच कहीं में होगा। तो मान ले रहा है इसकी दूरी कितनी है? R1, इसकी कितनी है? R2, तो इसकी दूरी कितनी मानेंगे? RCM। RCM क्यों मानेंगे? क्योंकि ये दूरी सेंटर ऑफ मास तक की है, जहां पे मास केंद्रित है। तो हमने लिख दिया, तब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर भी बता चुके हैं, पोजीशन मतलब दूरी मेरे भाई। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? लो, RCM बराबर फार्मूला होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि पता ही नहीं कितने पार्टिकल से मिलकर बना है, बटे में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करके चल जाएगा भाई। ठीक है, समझते रहना। अब ये हमने ऐसे क्यों लिखा है भैया? इसके ऊपर एरो क्यों लगा रखा है? क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है? सरल भाषा में विस्थापन सदिश है। विस्थापन एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसमें दिशा दिखानी होगी तो ऊपर हम ऐसे करके वेक्टर लगा देते हैं। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती। हम 100 किलो के पड़े हुए, उसमें दिशा की क्या जरूरत है? पर तुम्हारा वजन कितना? 100 किलो, इस दिशा में, अबे दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। तो जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर हमने नहीं लगाया है। फिर सारे बच्चों को पता होना चाहिए, जब 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रहा होता है, उसे समेट के लिखना। मान लिया ऐसे चल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सब लोग कहें इतना लंबा, मतलब वो सिर्फ R लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। R के आगे ऐसे सिग्मा लगा दो। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, कि भैया इस सिग्मा का मतलब ये R जुड़ेगा। कहां तक जुड़ेगा? ऐसे, जब ये खुलेगा तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। यानी ये सिग्मा को प्रोडक्ट सिंबल कहते हैं, जो ऐसे चील बिलंगुआ बनाया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन, सॉरी प्रोडक्ट सिंबल नहीं, इसे हम लोग एडिशन सिंबल कहते हैं। एडिशन का मतलब जोड़ का निशान है मेरे भाई। जहां भी ये लगा होता है
इसका मतलब 1 2 3 4 अनंत तक हम लोग जोड़ते चले जा रहे हैं भैया। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आरसीएम ऐसे लिख दिया, M1 R1 M2 R2 M3 R3 1 2 3 4 चल रहा है ना, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा MI RI। अब MI RI क्यों लिख दिया, जरूरी नहीं MI RI लिखो, लिख दिया भैया ताकि आपको लगे। ये देखो ऐसे करके सिग्मा लगाया, क्या लिख दिया, M लिख दिया, MI लिख दिया, RI लिख दिया और I लिख के दिखा दिया कि I का जो मान है वो कहां से है, मान लिया 1 से लेके N तक है, ऐसे करके लिख दिया। ऐसे नहीं लिखने का मन है मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिख दो सिग्मा M R, बात खत्म है। सिग्मा MR का मतलब क्या है, जब ये सिग्मा हटेगा तो इसमें 1 2 लगेंगे, यानी कैसे खुलेगा M1 R1 ऐसे करके प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 ऐसे करके ये चलेगा भाई, सीधी सी बात है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 को हटा दिया और 1 2 की जगह पे क्या लिख दिया, M लिख दिया, R लिख दिया और ऐसे करके सिग्मा लगा दिया। तुम आई मत लगाना, चक्कर मत पड़ो भैया, ऐसे करके सब क्या करा, 1 2 हटाया, MR लिख दिया, जिसके ऊपर वेक्टर था वेक्टर लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब जब ये सिग्मा हटेगा तो M1 R1 M2 R2 फिर से आ जाएगा। नीचे क्या चल रहा था, M1 M2 M3, तो यहां भी क्या लगाएंगे, सिग्मा लगाया और सब की जगह पे क्या लिख दिया, M लिख दिया। M का मतलब सिग्मा हटेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके आता चला जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं सेंटर ऑफ मास को। फिर हमने लिखा यदि सिस्टम का टोटल मास कैपिटल M हो, तो हमने देखा भैया सिग्मा मतलब जोड़ है ही, टोटल मास अगर इस सब को जोड़ने के बाद कैपिटल M होगा तो इसे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल M लिख दिया। M को कहां ले आ सकते हैं, हम इधर ला सकते हैं। देखना कैसे लाएंगे भाई, हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम ऐसे ही डिफरेंशिएशन इसका करे दे रहे भैया। देखो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भैया चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये R मोटा मोटा समझा जाए तो क्या है, ये दूरी है भाई, क्या है ये, दूरी है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दूरी बटा समय क्या बन जाएगी, चाल बन जाएगी। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन का मतलब अगर t के सापेक्ष करोगे तो d/dt आएगा। सारे मैथ वाले बच्चे ही हैं, पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन किया, drCm/dt आ गया। m कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट, m2 कांस्टेंट, m3 कांस्टेंट है। क्या आ गया, dr1/dt आ गया, dr2/dt आ गया, dr3/dt आ गया। ऐसे ही तो चल रहा है मेरे भाई। डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, क्या दिक्कत है। ये लो इसका डिफरेंशिएशन किया है, किसका करा, इसका। लो देखो कैसे करा है, इसी का तो डिफरेंशिएशन हुआ है। क्या आया बताओ, drCm/dt आ गया। इन सबको जोड़ के हमने क्या बना लिया, m तो 1/m आ गया। इनका करा तो m1 ऐसे ही आ गया, r1 के लिए क्या आ गया, dr1/dt आ गया। ऐसे m2 ऐसे आ गया, dr2/dt आ गया। यानी जहां जहां पे वेक्टर था वहां वहां पे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि द्रव्यमान तो नियत ही है, कोई मतलब नहीं है उससे भाई। ठीक है, फायदा क्या हुआ इससे, जब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हमने आपको बताया भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। ये देखो ये क्या है, r क्या है, दूरी है, और बटे में डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ गया, समय। ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। cm चल रहा था तो इसे bcm बना देंगे, r1 चल रहा तो b1 बना देंगे, r2 चल रहा तो b2 बना देंगे। तो देखो भैया क्या हुआ, यहां पे क्या आ गया, bcm आ गया, 1/m ऐसे ही चल रहा। m1 चल रहा है लेकिन dr1/dt क्या बन गया, b1 बन गया, b2 बन गया, b3 बन गया। और सबको पता है मोमेंटम यानी जो संवेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग बना दिया, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग P1, द्रव्यमान गुणे वेग संवेग P2, द्रव्यमान गुणे वेग संवेग P3, इस तरीके से बना दिया संवेग हमने। ठीक है, कंडीशन फिर वही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबकी जगह क्या लगा सकते हो, सिग्मा। इन सबको क्या लिख सकते हो, PI तो मत लिखना भैया। सिग्मा का मतलब आई लिखो ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं है, बात वही है। सिग्मा का मतलब ये होता है जोड़ है, और जहां तक आप चाहो वहां तक इसे लिख सकते हो भाई। ठीक है, तो ये ऊपर क्या आ गया, अगर टोटल क्या है तो P टोटल लिख दिया ऊपर हमने। P टोटल का मतलब ये जोड़ है, मतलब ये सारा मोमेंटम सारा संवेग है। P टोटल ऊपर लिख दिया, M यानी द्रव्यमान नीचे लिख दिया, और ये BCM आ गया मेरे भाई। ठीक है, अतः अब यहां पर देखो जरा एक मिनट, हमने क्या लिखा, ये बहुत काम का है। हमने लिखा यदि P टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है। मोमेंटम समझते हो, मोमेंटम मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। हमारे अंदर द्रव्यमान है, हम बोझ हैं, हम द्रव्यमान हैं। अगर हमारे अंदर वेग आ जाए, ये देखो अगर हमारे अंदर वेग आ जाए तो द्रव संवेग, हिंदी में समझो, सा प्लस वेग, द्रव्यमान के साथ वेग संवेग कहलाता है। तो M × V को P कह देते हैं। तो हमने कहा अगर जो P है वो लीनियर मोमेंटम है, यह एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा ये भी समझाते हैं, सुनो ये कैसे आ गया जरा समझो भाई। फार्मूला होता है F बराबर dP/dt, जरा देखते रहना भैया। F बराबर क्या होता है, dP/dt होता है। अगर बाहरी बल नहीं लग रहा होगा, बाहरी बल का मतलब अगर F का मान 0 होगा, जरा ध्यान से देखना, F का मान 0 होगा तो dt इधर आएगा,
तो भैया dt 0 तो यानी ये भी 0 हो जाएगा। और dp 0 का मतलब है जब d इधर से हटाते हैं तो उधर क्या आ जाएगा भैया, कांस्टेंट आ जाएगा। सीधी सी बात है, d हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, फार्मूला क्या होता है, F बराबर dp अपॉन dt। ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया, दूसरा नियम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी जो बाहरी बल लग रहा है वो बराबर होता है किसके, संवेग परिवर्तन की दर के। तो अगर बल का मान 0 है तो dp 0 हो जाएगा। और dp 0 का मतलब d हटाएं, dp 0 का मतलब समझ रहे हो, समझाते हैं। dp 0 का मतलब क्या है, d मतलब परिवर्तन, यानी p में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। dp का मतलब p में परिवर्तन 0 है। p में परिवर्तन 0 का मतलब क्या है कि p नियतांक है। अरे बात तो वही है, अगर p में परिवर्तन नहीं हो रहा है, p में परिवर्तन 0 है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है यानी वो नियतांक है, कांस्टेंट है। तो dp 0 का मतलब p नियतांक है। तो हमने लिख दिया कि अगर कोई भैया जो है P टोटल लीनियर मोमेंटम, अगर कोई भी बल अलग से नहीं लग रहा है तब क्या होगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। m नियतांक है, तो जब दोनों नियतांक है तो VCM भी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेंटर ऑफ मास आपके काम का है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया हमने कि कोई भी बॉडी अगर होगी उसका जो द्रव्यमान है एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होगा, उसे हम लोग द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। उसके लिए हमने कई पॉइंट मान लिए, पॉइंट माने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से फटाफट मान लिए। उसके बाद हमने देखा कि भैया जो द्रव्यमान केंद्र तक का पोजीशन वेक्टर उसे आरसीएम मान ले रहा है। आरसीएम बराबर फार्मूला क्या आ गया, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डैश डैश डैश। टोटल द्रव्यमान को नीचे m मान लिया, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया, dr बटे में dt क्या b बन गया, तो यह आ गया VCM बराबर, इस तरीके चला लिया, m इंटू v को p बना दिया, सारे p मिलके p टोटल कर दिया। और अगर ये p टोटल है और बटे में द्रव्यमान है तो p नियतांक कब होगा, जब कोई बाहरी बल नहीं लग रहा होगा। हमने आपको निकाल के दिखाया कि अगर बल 0 है तो p नियत हो जाएगा, और p नियत है, m नियतांक है, तो VCM भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को पढ़ते हैं भाई। ये पेपर के अंदर शॉर्ट में या फिर नहीं डिटेल्ड शॉर्ट जो होते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन आया 7.5 में आ जाएगा रिड्यूस्ड मास। और ये पूरी पीडीएफ हम आपको एक में ही दे देंगे। कहां दे देंगे, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BDKDN BSc, दोनों वीडियो पब्लिक होने के बाद ये पीडीएफ वहां पे डाल दी जाएगी। डरने की, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी वीडियोस हमने आपको जो 25-26 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे अगले एक हफ्ते के अंदर हम लोग पब्लिक करने वाले हैं। तो फटाफट से करो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करो उन बच्चों तक जिनने भैया मेरे भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सन्नाटे में पढ़े हो, भैया हमारा क्या होएगा सर जी, कुछ नहीं होगा भाई, मिलके गदर काट देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो BDKDN BSc को, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सारे वहां पे शेयर कर दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।